हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड कैसे हैं मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग को सीएस प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स को ये ट्यूसडे एंड थर्सडे वाला जो रिवीजन सेशंस हम लोग ले रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा होगा और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले जा रहा होगा। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अच्छा, आज का जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशंस एंड मर्जर्स। टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स इन रिलेशन ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर यानी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, सो टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीआरआई का ये चैप्टर है, लेसन 8। ये पूरा का पूरा जो टैक्सेशन वाला एस्पेक्ट है ना, ये तो आपको पढ़ने मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। मैं बच्चों को बोलता हूं लेकिन वो मानते नहीं। आइए मैं दिखा देता हूं आज। देखो भाई, सबसे पहले सेक्शन 2 का 1B में ऑफ आईटी एक्ट 1961 अमलगमेशन का जो डेफिनेशन है, हालांकि हम लोग जो है ना पिछले वीक में भी पढ़े थे ये सेम डेफिनेशन, लेकिन ये आईटी एक्ट का डेफिनेशन है, फिर भी मैंने आपको लास्ट वीक पढ़ाया था। इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एन अब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस, तो ये है बिल्कुल सही आपने पहचाना, सेक्शन 72A। तो सेक्शन 72A में, सेक्शन 72A के अंदर अमलगमेटेड कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ पर सारा कंडीशन दिया हुआ है कि अमलगमेटेड कंपनी एब्जॉर्प्शन के पहले क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और एब्जॉर्प्शन करने के बाद यानी मर्जर के बाद क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये सब दिया हुआ है। और ये सब आपके टैक्स में आपने कैपिटल गेन में पढ़ा है, अगर टैक्स पढ़ा है तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 72A है। फिर वैसे कैपिटल गेन टैक्स पता है ना आपको, कैपिटल गेन टैक्स में ट्रांसफर का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 47 में है, कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो ये सब पूरा वही सब चल रहा है, कैपिटल एसेट में क्या आता है और क्या नहीं आता है, पूरा कैपिटल एसेट का एक्सप्लेनेशन चले जा रहा है। एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 35D, साइंटिफिक रिसर्च वाला जो होता है सेक्शन 35 में, ठीक है। अमलगमेशन एक्सपेंडिचर जो 35DD होता है, लाइसेंस टेलीकॉम लाइसेंस 35ABB, ठीक है, स्पेक्ट्रम का 35ABA, ये सब इनकम टैक्स एक्ट है। सब ये सब पूरा का पूरा आपने कहां पढ़ा होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। स्लम सेल का भी टैक्सेशन एस्पेक्ट आपने कहां पढ़ा है? आईटी एक्ट में। और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग का अगर हम लोग कंपनीज एक्ट का बात करें तो सेक्शन 180 में अपने ये पढ़ रखे हैं कि अंडरटेकिंग का डेफिनेशन क्या होता है। ये अपना ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में कवर है। और इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट तो पूरा का पूरा आप देख ही सक रहे हैं कहां पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। ओके, तो सर फिर आप हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ाने क्या वाले हैं? लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन तो सर निकालना नहीं सिखाएंगे, एलटीसीडी तो सर निकालना नहीं सिखाएंगे, वो तो आप टैक्स में सीख रखे हैं। तो हम लोग का एजेंडा जो है, देखो ये चैप्टर दो हिस्सा में डिवाइडेड है, एक टैक्सेशन एस्पेक्ट और एक स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट। टैक्सेशन एस्पेक्ट आप लोग आईटी में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो अभी हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट रिलेटेड टू मर्जर एंड अमलगमेशन। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट को अपने स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप 45 मिनट दीजिए, पूरा का पूरा ये चैप्टर आपके पॉकेट के अंदर होगा। मैंने इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, जरूरी जरूरी जो आर्टिकल नंबर्स वगैरह है, ठीक है। आइए दिखाते हैं। स्टार्ट करें। देखो, कम टाइम लगेगा, ऑलरेडी मैंने ये हैंड रिटन नोट जो है वो बना रखा है, ठीक है। देखिए, हाँ भाई, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। कोई भी मर्जर और अमलगमेशन प्लान होता है ना, तो एक फैक्टर पक्का देखा जाता है, विच इज द स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट। क्योंकि जब भी मर्जर अमलगमेशन होगा तो जो अमलगमेटिंग कंपनी है यानी ट्रांसफरर जो बिक रहा है, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसका एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है। अमलगमेटिंग कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटीज किसके पास ट्रांसफर हो रहा है? अमलगमेटेड कंपनी के पास। अमलगमेटिंग यानी ट्रांसफर कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू अमलगमेटिंग यानी ट्रांसफरी कंपनी। क्या ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है? आंसर इज यस है।
अब इसका स्टैंप ड्यूटी एस्पेक्ट क्या होगा? कैपिटल गेन एस्पेक्ट में मत जाओ, स्टैंप ड्यूटी एस्पेक्ट क्या होगा? क्या स्टैंप ड्यूटी लगेगा? और लगेगा तो क्यों लगेगा? सेंट्रल लगा रहा है कि स्टेट लगा रहा है? और क्या अलग अलग स्टेट अगर लगा रहा है तो स्टैंप ड्यूटी का रेट भी तो अलग अलग होगा अलग अलग स्टेट्स में। हाँ, तो मर्जर अमलगमेशन जब भी होता है ना, तो एक स्टैंप ड्यूटी एस्पेक्ट पक्का चेक कर लिया जाता है। बहुत सारा मर्जर अमलगमेशन आपको प्रोफेशनल लोग बताएंगे जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रुक जाता है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी इतना ज्यादा रहता है कि अमलगमेटिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी बोलता है नहीं यार नहीं करना है, नहीं तो मेरे ऊपर इंसिडेंस आ जाएगा स्टैंप ड्यूटी का। तो इसलिए बहुत सारा मर्जर अमलगमेशन रुक जाता है स्टैंप ड्यूटी के कारण। मैं आपको बताता हूं, लॉकडाउन में वन ऑफ माय नेबर्स ओनली अप्रोच्ड मी कि हम लोग जो है अपना दो कंपनीज को अमलगमेट करके एक नया कंपनी खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं लोग का दोनों कंपनी था, उसको अमलगमेट करके एक नया रिजल्टिंग कंपनी यानी अमलगमेटिंग कंपनी खड़ा कर रहे हैं। तो इसमें उन लोग मेरा कंसल्टेंसी लेने आया था। जहां स्टैंप ड्यूटी का बात आया कि बंगाल में स्टैंप ड्यूटी इतना परसेंट लगेगा, उन लोग हाथ खड़ा कर लिया, बोला नहीं करना है हम लोग को। ये फैक्ट है, हम आपको बता रहे हैं। उन लोग बोला हम लोग को नहीं करना है फिर। तो इट इज सच अ बिग फैक्टर, द स्टैंप ड्यूटी कंसिडरेशन। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग को एडवाइस करना चाहिए कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो कितना लगने वाला है और क्यों लगने वाला है। आइए अपने अपने इसका थ्योरी में चलते हैं। व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट मर्जर, द पॉसिबल सेविंग्स जो हम लोग कर सकते हैं स्टैंप ड्यूटी में, वो भी हम लोग कंसीडर करते हैं। स्टैंप ड्यूटी जो है इट इज सब्सटेंशियली लेविड बाय द स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट लोग जो है ना अलग अलग रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगाता है। So in India, stamp duty is substantially levied by the state, which gives considerable scope of savings in the stamp duty because different rates of stamp duties are there in different states. तो अगर पॉसिबल होगा एक ऐसा स्टेट में मर्जर को गो थ्रू करवाना, मर्जर को गेट थ्रू करवाना जहां स्टैंप ड्यूटी कम है, तो वहीं पर करवाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में समझो। कोई भी ड्यूटीज टैक्सेस क्यों लग रहा है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड होगा ना। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है। तो स्टैंप ड्यूटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है ये आपको 3 आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, एक तो आर्टिकल 265 जो कि आपने टैक्स में पढ़ा होगा। आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ नोबडी कैन लेवी द टैक्स और ड्यूटी। मतलब मैं आपके ऊपर अचानक से थोड़ी ना टैक्स लगा करके कलेक्शन करना चालू कर दूंगा। मैं आपसे थोड़ी ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस कलेक्ट कर सकता हूं। सो नोबडी इज अलाउड टू लेवी ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ नो ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैन बी लेविड। ये आर्टिकल 265 में लिखा है। देखिए आर्टिकल 265 क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द लेवी और कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब अगर लॉ साइलेंट है तो टैक्स और ड्यूटी नहीं लगेगा। मतलब अगर कोई लॉ नहीं बना है कलेक्शन ऑफ स्टैंप ड्यूटी के ऊपर इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो उस स्टेट में स्टैंप ड्यूटी नहीं लग सकता। ठीक है, 246 ये तो कंपनी लॉ में भी हम लोग पढ़ रखे हैं। आर्टिकल 246 मतलब लॉ का जो इंट्रोडक्शन था। आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल नंबर 7, सबको पता है बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है 246 रेड विथ शेड्यूल नंबर 7। लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। लिस्ट 1 हो गया आपका यूनियन लिस्ट, जहां पर केवल कौन बनेगा? पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव डोमेन टू मेक द लॉ on the matters which are mentioned in list 1, that is union list. So article 246 read with schedule number 7 divides the law making power into 3 lists: union list, that is list 1; state list, that is list 2; and concurrent list, that is list 3. Now coming to union list, list 1, इसके अंदर जितने भी मैटर्स रहेंगे पार्लियामेंट बनाएगा। एक्सक्लूसिवली लॉ विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन ऑल द मैटर्स विच आर इन लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। वैसे ही अगर हम लोग स्टेट लिस्ट का बात करें विच इज लिस्ट 2, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर रहेगा टू मेक द लॉ। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में पढ़े थे एग्जीक्यूटिव लेवल पर। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर रहेगा, जो भी एंट्रीज रहेगा, उसके ऊपर कानून कौन बनेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विल हैव द पावर टू मेक द लॉ। ठीक है, और जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्ट 1 2 3 कहीं पर भी अगर वो पर्टिकुलर मैटर नहीं मौजूद है तब तो पार्लियामेंट बनाएगा, रेसिजुअरी में आ जाएगा और पार्लियामेंट बनाएगा। So if a particular matter is not mentioned in union list also, state list also, concurrent list also, then who will make the law on that matter? Parliament. तो देखो भाई आर्टिकल 246 read with schedule 1, legislative power to be exercised by parliament and state legislature। कौन कौन सा मैटर के ऊपर कौन करेगा? देखो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना।
तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट एज एक्सक्लूसिव डोमेन टू मेक लॉ, यस। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर एज एक्सक्लूसिव डोमेन, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ। इंपॉर्टेंट नोट, मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट विल बी इन पार्लियामेंट डोमेन। मक्खन एकदम। तो आर्टिकल 265 क्या बोल रहा था? प्रोहिबिट्स द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ 265 हो गया। 246 रेड विद शेड्यूल 7 तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ कमिंग टू आर्टिकल नंबर 372। आर्टिकल 372 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस होने के पहले जो भी लॉ इन फोर्स थे वो कंटिन्यू रहेंगे, वो सारे लॉ कंटिन्यू रहेंगे जब तक उनको रिपील नहीं कर दिया जाता या अमेंड नहीं कर दिया जाता बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से इन्फोर्स हुआ? 26 ऑफ जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के पहले भी तो बहुत सारे लॉ थे, उनका क्या होगा? जो ऑलरेडी इन्फोर्स थे वो कंटिन्यू रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे इन्फोर्स होना जब तक they are not repealed or amended by the appropriate legislative authorities। देखो आर्टिकल 372 यही बोलता है, all the laws in force before the commencement of constitution, दिख गया सर? all the laws in force before commencement of the constitution shall continue to be in force until altered or repealed or amended, until altered or repealed or amended। क्लियर है? बढ़ रहे हैं आगे। by whom? by competent legislature, repealed or amended by competent legislature। तो यही तो कारण है कि इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 वाला अभी भी इन फोर्स है। सो दिस इज द रीजन इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 इज कंटिन्यूइंग। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझ में आ गया ना 3 आर्टिकल का। 265 prohibits the levy and collection of taxes unless specified by the law। 246 रेड विद शेड्यूल 7, ठीक है। और 372 समझ में आ गया, इसी का कारण है कि इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 कंटिन्यू कर रहा है। अब स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड, स्टैंप ड्यूटी लेवी कौन करेगा, ठीक है, और रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? स्टैंप ड्यूटी लेवी कौन करेगा और रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा, ये तो जानना जरूरी है कि ये लिस्ट 1 में है कि लिस्ट 2 में है कि लिस्ट 3 में है। अलॉन्ग विद द एंट्री नंबर, जो मैटर रहता है ना उसका नंबरिंग रहता है, तो उसको हम लोग एंट्री नंबर बोलते हैं। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर है, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर है, उन लोग का नंबर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। पता है सर, आप हम लोग को दिखाएं। अब देखो रेलेवेंट एंट्रीज का अगर हम लोग बात करें, रेलेवेंट एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंप ड्यूटी। अरे 7th शेड्यूल वही रे बाबा, लिस्ट 1 2 3 वाला। तो अगर स्टैंप ड्यूटी का हम लोग बात करें कि स्टैंप ड्यूटी लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में कहां पर है, तो बिल्कुल है स्टैंप ड्यूटी सबसे पहले लिस्ट 1। लिस्ट 1 का जो एंट्री नंबर 91 है, लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 91। अच्छा लिस्ट 1 समझ जाओ, पार्लियामेंट बनाएगा लॉ। तो लिस्ट 1 का एंट्री 91 में लिखा हुआ है कि जो स्टैंप ड्यूटी का रेट रहेगा, रेट्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। तो स्टैंप ड्यूटी रेट्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक्स हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये सब जो है लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 91 में। मतलब ये सब स्टैंप ड्यूटी रेट्स जो है ऑन बीओई, प्रोमिसरी नोट, चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, ये सब कौन स्टैंप ड्यूटी रेट प्रिस्क्राइब करेगा? पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 में rates of stamp duty in respect of BOE, check, promissory note, bill of lading, letter of credit, insurance policy, transfer of share, debenture, proxy form, receipts, ये सब के ऊपर कौन प्रिस्क्राइब करेगा बताओ? Rates will be prescribed by central government। Okay। List 2, list 2 समझ जाओ भाई, स्टेट के पास पावर आ गया। एंट्री नंबर 63 यहां ये बोल रहा है, लिस्ट 2 ये बोल रहा है एंट्री नंबर 63 के अंदर कि जो स्टैंप ड्यूटी का रेट्स है ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स अदर देन द डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अगर हटा दें तो बचा कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी का रेट स्टेट लेजिस्लेचर प्रिस्क्राइब करेगा। रेट्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अदर देन दो स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में तो बहुत नॉमिनल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। क्या क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल ऑफ लैंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर डिबेंचर ही तो है, बस इतना ही तो है। इसके अलावा बाद बाकी सारा का सारा डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ये लिस्ट 2 बोलता है, एंट्री नंबर 63। ये तो रेट डिसाइड करने का बात हो गया।
ये तो रेट डिसाइड करने का बात हो गया कि स्टैंप ड्यूटी का रेट कितना रहेगा। लेवी कौन करेगा, ये लिस्ट 3 में लिखा हुआ है। लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 44, लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 44, बिल्कुल ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। लिस्ट 3, ठीक है, लिस्ट 1 का 91 था, लिस्ट 2 का 63 और लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 44। वहां ये लिखा हुआ है कि जो स्टैम्प ड्यूटीज है ना, अदर देन जुडिशियल स्टैम्प, ऑब्वियस सा बात है, अदर देन जुडिशियल स्टैम्प्स, जो स्टैम्प ड्यूटी है अदर देन द जुडिशियल स्टैम्प, उसको लेवी किया जाएगा। लिस्ट 3 में ये एंट्री है, तो लिस्ट 3 मतलब समझ जाओ, पार्लियामेंट के पास भी पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है लेवी करने का, बट नॉट इंक्लूडिंग द रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी तो ऑलरेडी बता दिया गया है। किस डॉक्यूमेंट के ऊपर पार्लियामेंट रेट डिसाइड करेगा, किस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो लिस्ट 3 डील्स विद लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और रेट तो ऑलरेडी बता दिया गया कि पार्लियामेंट बीओई चेक एक्सेट्रा के ऊपर डिसाइड करेगा, और अदर देन दोज डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2 बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर रेट डिसाइड करेगा। और लिस्ट 3 एंट्री 44 क्या बोल रहा है, लेवी, कि लेवी जो है वो लिस्ट 3 में पार्लियामेंट भी कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है। नहीं समझ में आया तो एनालिसिस मेरा पढ़ लो, यहां पर सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए एनालिसिस कर दिया। स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी, देखो क्या यहां पर एंट्री नंबर 91 में लेवी था, नहीं रेट था, ये सब रेट कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ओके। लिस्ट 2 में लेवी था, नहीं रेट था, ये सब रेट कौन डिसाइड करेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का रेट कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। लिस्ट 3 में था लेवी की स्टैम्प ड्यूटी लगाया जा सकता है, तो एनालिसिस ऑफ अबव क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी स्टैम्प ड्यूटी अंडर एंट्री 44, एंट्री 44 ऑफ लिस्ट 3। लिस्ट 3 में तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर रहता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है स्टैम्प ड्यूटी को लेवी करने का अंडर एंट्री 44 ऑफ लिस्ट 3। एंड लेवी करने के बाद रेट भी तो बताना पड़ेगा, तो बिल्कुल बताएगा। लिस्ट कौन सा, स्टेट वाला लोग, लिस्ट कौन सा, लिस्ट 2 एंट्री नंबर 63। एंड प्रेस्क्राइब, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी स्टैम्प ड्यूटी अंडर एंट्री 44 ऑफ लिस्ट 3 एंड प्रेस्क्राइब द रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अंडर एंट्री 63 ऑफ लिस्ट 2, बट रेट्स वगैरह जो है प्रेस्क्राइब किया जाएगा अंडर 63 ऑफ लिस्ट 2 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन लिस्ट 1। मक्खन सर ये पूरा क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसका ना आप जो है ना पिक ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। या टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया, बढ़े आगे, बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट नंबर 1 टेकन सर, बढ़े, बढ़ रहे हैं भाई। नहीं दिख रहा ना, पहले यहां तक ले लो, स्क्रीनशॉट नंबर 2, स्क्रीनशॉट नंबर 2 टेकन सर, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं बच्चों। ये स्क्रीनशॉट नंबर 3 भाई, आई थिंक डन, स्क्रीनशॉट नंबर 3 हो गया सर, ये फोर्थ स्क्रीनशॉट ले लो भाई सर, फोर्थ स्क्रीनशॉट भी हो गया, आगे बढ़िए, ओके। एंड ये फिफ्थ स्क्रीनशॉट, यहां तक एपिसोड क्लियर है, पूरा दिमाग में बैठ गया है। अब आ जाइए मैथ का नोट्स के अंदर, आ जाइए, मैं भी आ जाता हूं। तो भाई ये पूरा मेरे हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ लेना, आर्टिकल 265, 372, 246 एंड लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 91, लिस्ट 2 का एंट्री नंबर 63 और लिस्ट 3 का एंट्री नंबर 44, ठीक है, और एनालिसिस, ये पूरा हैंड रिटन नोट से पढ़ लेना है मेरे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप आ जाओ केस में, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, डी टाका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ही जो है ना ये पंगा हुआ था,
क्योंकि वही जो स्टेट था वो स्टैंप ड्यूटी मांग रहा था, तो केस कर दिया भाई इस कंपनी ने, बोला काय का स्टैंप ड्यूटी, हम लोग तो अमलगमेशन मर्जर कर रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर से। सर एनसीएलटी करवाता है ना, हाँ, लेकिन ये जब जजमेंट था उस समय एनसीएलटी के पास पावर नहीं था, उस समय हाई कोर्ट लोग के पास पावर होता था ये मर्जर का ऑर्डर पास करने का। आपको बताया था ना मैंने, पहले मर्जर ऑर्डर कौन पास करता था, हाई कोर्ट, अब कौन पास करता है, एनसीएलटी। तो उस जमाने का केस है, कंपनीज एक्ट 1956 का केस है, सेक्शन 394, जो करस्पॉन्डिंग अभी सेक्शन 232 है ना मर्जर का, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 में था, सेक्शन 394। तो एक बच्चा बोलेगा वो तो एक्ट हट गया तो जजमेंट हट गया, अरे नहीं रे बाबा, जजमेंट में जो बोला गया वो कंपनीज एक्ट 1956 के लिए नहीं बोला गया, जजमेंट में जो बोला गया वो ये बोला गया कि जो भी ऑर्डर आता है मर्जर अमलगमेशन का, चाहे वो हाई कोर्ट पास करे, चाहे कोई और कंपिटेंट अथॉरिटी लाइक एनसीएलटी पास करे, वो ऑर्डर का क्या वैल्यू है, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो सब आज के दिन भी ये सब जजमेंट होल्ड गुड करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, ली टाका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है ना, इसने चैलेंज किया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू आस्किंग टू पे द स्टैंप ड्यूटी, कोई इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने आपस में थोड़ी ना कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है अपने मन से बना लिया, ये तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद ही ये मर्जर अप्रूव हुआ है, बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर के द मर्जर इज इनइफेक्टिव। तो क्या हाई कोर्ट ऑर्डर को भी आप इंस्ट्रूमेंट मान लोगे? बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया ली टाका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट भी एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा चीज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज its legislative power to levy the stamp duty that we read in list 3 entry number 44 and fix the rate of stamp duty as per list 2 entry number 63। और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स तो बिल्कुल हो ही रहा है, राइट्स और लायबिलिटीज तो क्रिएट हो ही रहा है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट थ्रू व्हिच एनी राइट और लायबिलिटीज क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटेंडेड एटसेट्रा। तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है या फिर अभी एनसीएलटी का जो ऑर्डर आता है, ये बिल्कुल इससे जो राइट्स और लायबिलिटीज है वो अमलगमेटिंग कंपनी के पास जा ही रहा है, अमलगमेटेड कंपनी से राइट्स ऑफ एसेट, लायबिलिटी सब जा ही रहा है अमलगमेटिंग कंपनी के पास। तो ये बिल्कुल जो एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा या पहले हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास करता था, ये बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट है ऑन विच स्टैंप ड्यूटी कैन बी लेविड। और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद एक और केस हुआ था, ये तो ली टाका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड था, इसके बाद एक और केस हुआ था, उसमें भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर ही केस हुआ था, हिंदुस्तान लीवर ने कर दिया था, ठीक है। टाटा का एक कंपनी के साथ मर्जर हुआ था हिंदुस्तान लीवर का, टाटा ऑयल मार्केटिंग कंपनी था, उसका मर्जर हो गया था हिंदुस्तान लीवर के साथ। तो अमलगमेटिंग कंपनी हिंदुस्तान लीवर था, तो उससे स्टैंप ड्यूटी मांगा गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने मांगा, बोला नहीं देंगे, केस कर दिया, बात चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी एनालिसिस के बाद यही चीज बोला कि बिल्कुल लगेगा भैया स्टैंप ड्यूटी, तो क्योंकि ये सब जो है इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सब पावर्स है जो हम अभी आपको बैकग्राउंड में दिखा करके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। आओ देखो अब इसका फाइन प्रिंट पढ़ते हैं अपने। आइए भाई, सेक्शन 232 जो मैं आपको बोल रहा था इज द करस्पॉन्डिंग सेक्शन, टेक्स्ट मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया आपके लिए। सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ करस्पॉन्डिंग सेक्शन टू सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, अब तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है ना भाई सैंक्शनिंग अमलगमेशन, इट इज नेसेसरी टू टेक रेफरेंस ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। आओ देखते हैं क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ था। देखो यहां पर यही बोल रहा है कि जब अमलगमेशन होता है तो क्या होता है, जो अंडरटेकिंग जिसके पास एसेट्स लायबिलिटीज रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगमेटिंग कंपनी और ट्रांसफर कंपनी, आर एब्सॉर्ब्ड एंड मर्जेस इनटू विद द ट्रांसफरिंग कंपनी। अच्छा लेक्चर में बाई चांस अगर मैंने गलती से मेरे मुंह से ट्रांसफरी को अमलगमेटिंग निकल गया था तो भाई उसको इग्नोर करना, ठीक है। ऑब्वियस बात है वो अमलगमेटेड कंपनी होता है ना,
मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। अमलगमेटिंग कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी किसके पास जा रहा है? अमलगमेटिंग यानी ट्रांसफरर जा रहा है किसके पास? ट्रांसफरी यानी अमलगमेटेड के पास। ओके, तो जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका तो एंटिटी खत्म, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट बीइंग वाइंडिंग अप। हाँ सर, ये सब बात पता है हम लोग को। ट्रांसफरर कंपनी खत्म हो जाएगा। जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफरर कंपनी का प्रॉपर्टी एसेट्स का, वो किसको जा रहा है? ट्रांसफरी कंपनी को। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 394। मतलब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह जा रहा है वो किसके दम पर जा रहा है? वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के दम पे जा रहा है, विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंट और डीड। और कोई डॉक्यूमेंटेशन और डीड का दरकार नहीं है। और आपको पता है प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स, पावर्स आल्सो ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। एनालिसिस कर रहे हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का। पहला वाला में क्या बोला गया कि जो अमलगमेटिंग कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी है वो तो खत्म हो जाएगा। दूसरा वाला बात बोला जा रहा है कि भाई ट्रांसफर तो हो ही रहा है, किसको हो रहा है? अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है, किसके दम पर हो रहा है? बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट्स ऑर्डर एंड नो अदर डॉक्यूमेंटेशन एंड डीड्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है सर? अब ये देखो, अब जो जमीन वगैरह भी ट्रांसफर हो रहा है उसका भी तो रजिस्ट्री करवाना पड़ता है कि नहीं करता है? पड़ता है। फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग द ट्रांसफरी कंपनी द टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो जमीन वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल है किसका? ट्रांसफरर का। जो अब ट्रांसफर हो जा रहा है नेसेसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इन द लैंड रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्री करवाना पड़ता है भाई इन द कंसर्न ऑफिस ऑफ द स्टेट इन विच द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। पता है ना रजिस्ट्री कहां होगा? जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑर्डर which sanction the amalgamation. So if any stamp duty is payable under the Stamp Act of the state in which the property is situated, it will have to be paid on High Court's order. तो रजिस्ट्रेशन के साथ जो स्टैंप ड्यूटी लगेगा वो चुकाना ही पड़ेगा। और अब यहां यही बोला जा रहा है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना अंडर सेक्शन 394, जो हाईकोर्ट ऑर्डर पास करता था ना अंडर सेक्शन 394 which is now passed by NCLT under section 232, क्या चीज का ऑर्डर सर? अरे वही भाई, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी। ये ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टैंप ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर यानी एनसीएलटी का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना जाएगा एज डिफाइंड। जो इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958। because instrument includes every document by which any right or liability is transferred. Lee Taka Pharmaceutical Limited versus State of Maharashtra. Instrument includes every document by which a right or liability is created or transferred. So this High Court's order is also transferring the rights and liabilities to the transferee company. So this High Court's order also comes under the definition of instrument chargeable to stamp duty. तो वही बोल रहा है, thus an order of High Court sanctioning the scheme of amalgamation is liable to stamp duty. Only in those states where the state stamp law provides. जिस स्टेट का स्टैंप लॉ ही नहीं है वहां नहीं लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। अब देखो मैंने और एक केस बताया था ना, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें मैंने बताया था ना टाटा ऑयल केमिकल लिमिटेड एक कंपनी था जिसका मर्जर हुआ था किसके अंदर? एचएलएल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गया। टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड वाज मर्ज्ड विद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। स्टेट ने लगा दिया स्टैंप ड्यूटी ऑन द ऑर्डर सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ मर्जर। द ऑर्डर विद सैंक्शन द स्कीम ऑफ मर्जर, स्टेट लगा दिया स्टैंप ड्यूटी। द डिमांड वाज चैलेंज्ड बाय द कंपनी ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड, दोनों बकवास ग्राउंड था। इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा था। मतलब ये उम्मीद नहीं था मेरे को कि भाई इस 2 ग्राउंड पे चैलेंज होगा। क्या 2 ग्राउंड पे चैलेंज किया गया? कि स्टेट का क्या औकात है स्टैंप ड्यूटी लगाने का? स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर। ये ग्राउंड ऑफ चैलेंज था। दूसरा ग्राउंड ऑफ चैलेंज था दैट हाई कोर्ट्स ऑर्डर इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। देखो, 2 grounds that state legislature is not competent to impose stamp duty. ये point 1 था। Point 2, order of the court is neither instrument nor a document transferring nor a document document मतलब समझ में आ रहा है? Transfer properties from transfer to transferee liable to stamp duty। ये दूसरा ग्राउंड था। So in HLL versus state of Maharashtra, the company denied to pay stamp duty on 2 grounds. What were the 2 grounds?
that state legislature is not having the competent authority to levy the stamp duty, and the second ground was that the order passed by the High Court sanctioning the scheme of merger amalgamation cannot be treated as instrument. Supreme Court dismissed the appeal. डिसमिस देना पड़ेगा। क्या बोल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसमिस किया भाई? देखो, बोला भाई जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ये एक्ट में डिफाइन किया गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब लिविंग पर्संस जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, वन लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी whether in present or in future to one or more living person, तो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। अब कंपनी वगैरह जो है ना वो पर्संस का डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है? 100% आता है। तो कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हैव बीन इंक्लूडेड अमंग्स लिविंग पर्सन। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है। द वर्ड इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर्स मतलब समझ में आता है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस। तो अगर ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को प्रॉपर्टीज वगैरह बेच रहा है, देन इन दैट केस ये ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्संस है? आंसर इज है, बिल्कुल। ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर बिटवीन टू जुरिस्डिक्ट पर्सन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये एक हो गया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो है। दूसरा बात ये जो है ना, ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में समझा दिया था, वही आपको समझा देना है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 वाला सारा आपको एक्सप्लेन कर देना है कि लिस्ट 1 में एंट्री 91 क्या है, लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 63 क्या, और लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 44 क्या है। ये सब आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। यहां पर वही लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेन हैंड रिटन नोट्स ऑफ 3 एंट्रीज, जो मैंने आपको बताया, जिससे कि यह साबित होता है कि स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इंपोज भी करने का, रेट भी फिक्स करने का। और फिर ये वाला बात कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। चलो ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी मान गए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है ये कोर्ट का ऑर्डर। अब यहां पर क्या बोला गया कि भाई जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आरओसी के पास प्रेजेंट करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, तभी जा करके ये मर्जर अमलगमेशन इफेक्टिव होता है, नहीं तो इफेक्टिव नहीं होता। Thus, the amalgamation scheme which is sanctioned by the court would be an instrument, इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा एज पर बॉम्बे स्टैम्प एक्ट। बॉम्बे का अलग स्टैम्प एक्ट था 1958। क्लियर? अब आगे क्या करना पड़ेगा? कंपनी का ये जिम्मेदारी है, कंपनी विल प्रोवाइड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प पता है ना, अथॉरिटी होता है स्टैम्प एक्ट में। तो कंपनी विल प्रोवाइड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल करने के लिए कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को इन लोग जो है एप्लीकेशन जो फाइल किया था फॉर एडजुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, जो पिटीशन फाइल किया था, एप्लीकेशन फाइल किया था हाई कोर्ट ऑर्डर के लिए, वो एप्लीकेशन जमा करेगा कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को, ताकि वो कितना स्टैम्प ड्यूटी लगाना है वो पता कर सके। प्रूफ जमा करेगा कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को, क्या क्या जमा करेगा? एक तो एप्लीकेशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर जमा करेगा, प्रूफ फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, एंड अप्रूव वैल्यूअर का सर्टिफिकेट वैल्यूएशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी के लिए। कलेक्टर फिर एडजुडिकेट करेगा और स्टैम्प ड्यूटी डिटरमाइन करेगा, एंड स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड इन द मैनर एज पर स्टैम्प रूल्स। और किसको पे किया जाएगा? The duty paid order will be registered with sub register of assurances where land and buildings are located। ऐसे ही होता है जहां पर इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड रहता है। तो ये था दो केस, एक तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ही दोनों केस था, ठीक है, एक तो एचएलएल वाला केस था और एक ली टाका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का। तो ये दोनों केस से पता चलता है भाई बिल्कुल स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगा, स्टेट के पास अथॉरिटी भी है और हाई कोर्ट का ऑर्डर और अब तो एनसीएलटी का ऑर्डर, ये बिल्कुल जो है लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी है। एंड क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है। स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट, पता है ना। अब क्या क्या एसेंशियल्स है फॉर लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी? इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर लगेगा? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कैसा इंस्ट्रूमेंट? जो कि शेड्यूल 1 में है।
क्योंकि शेड्यूल 1 वाले इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ही स्टैंप ड्यूटी लगता है. Such instrument is one of the instruments specified in Schedule 1. It must be executed, and such instrument must have either not having been previously executed by any person in the state or having been executed outside the state relates to property situated in India. ये तो ऑब्वियस सा बात है, आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए. स्टैंप ड्यूटी का क्या क्या कंडीशन है. देयर मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट. यस. स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1. यस. Executed. Instrument specified in Schedule 1, executed. And previously executed नहीं हो, obvious बात है, डबल बार स्टैंप ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, तो not having been previously executed ठीक है. और अगर एग्जीक्यूट हुआ आउटसाइड द स्टेट, तो इस स्टेट में जो है, मान लो एग्जीक्यूट हुआ है स्टेट के बाहर, बट प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड इन द पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, तभी भी लगेगा. अब इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया ना, एवरी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एनी राइट और लायबिलिटी इज और पर्पस टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, एटसेट्रा, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश और रिकॉर्डेड. ओके. अब क्योंकि ये बॉम्बे स्टैम्प एक्ट का डेफिनेशन था, तो देखो इन्होंने हटा दिया लिस्ट 1 वाला मैटर्स, बट डज नॉट इंक्लूड बीओई चेक, पीएन, वो सारे चीज जो कि लिस्ट 1 में बोले गए थे. ओके सर. अवार्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा भाई स्टैम्प एक्ट में. ये केस का नाम भी याद कर लेना, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वर्सेस दिलीप कंस्ट्रक्शन. ठीक है, और फिर वही सब रिपीटेशन हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा. अभी हमने इसका, ये पूरा रिपीटेशन है सेम केस का जो अभी हमने किया. ठीक है, तो ये सब सेम है भाई, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं. अच्छा, इसमें बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा स्टैंप ड्यूटी. पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना, अपना प्रॉपर्टीज बेच दिया, एसेट्स लायबिलिटी बेच दिया, किसको? एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू लिमिटेड कंपनी ऑन इट्स कन्वर्जन, फॉर्म गेटिंग कन्वर्टेड टू कंपनी. बिल्कुल लगेगा, कन्वेंस है और इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगेगा. भले ही सारे के सारे पार्टनर्स शेयर होल्डर्स बन जाए इस कंपनी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका नाम याद कर लेना, कंदोली टी कंपनी. ठीक है. और ये फिर वही बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट भाई, इंस्टीट्यूट कितना बार रिपीट कर देता है. ली टाटा फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. क्या क्या बोला गया था, फिर से रिवीजन कर लो कि भाई जो अमलगमेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, तो ये कोर्ट का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. स्टेट्स के पास जुरिडिक्शन है स्टैंप ड्यूटी लगाने का. हाँ, लेकिन स्टैंप ड्यूटी ग्रॉस एसेट के ऊपर नहीं लगेगा, अंडरटेकिंग के ऊपर लगेगा. मतलब नेट यानी एसेट माइनस लायबिलिटी का वैल्यू के ऊपर, ऑन द एसेट्स लेस लायबिलिटीज. ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था. कलकत्ता हाई कोर्ट का भी ऐसा ही जजमेंट आया था, इमामी बायोटेक लिमिटेड में. जजमेंट क्या था? द कोर्ट हेल्ड कि कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर, वो भी इंस्ट्रूमेंट है. तो सेम केस कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हुआ था, इमामी बायोटेक में, वहां पर भी यही बोला गया था, यस, द ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट within the meaning of stamp act applicable to state of West Bengal and subject to stamp duty. Okay. स्टैंप ड्यूटी ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स, मर्जर अमलगमेशन में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी एटसेट्रा. तो जैसा जैसा स्टैंप ड्यूटी स्टेट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है वैसा वैसा लगेगा. यूजुअली इन मर्जर सेवरल अदर डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस. स्टैंप ड्यूटी वुड आल्सो बी लेविड एज पर द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. लगेगा. अच्छा, ये वाला एक आ जाओ. होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में अगर अमलगमेशन हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर होल्डिंग के पास 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल था सब्सिडरी का और मर्जर हो रहा है, एग्जेम्पशन गिवन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसका एक सब्सिडरी कंपनी है. अब वो सब्सिडरी कंपनी को उन लोग क्या कर देना चाह रहा है? डिसॉल्व कर देना चाह रहा है बाय मर्जिंग इट विद द होल्डिंग कंपनी. तो बिल्कुल स्टैंप ड्यूटी लगेगा. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि भाई अगर होल्डिंग कंपनी के पास 90% कम से कम ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल था सब्सिडरी का, तो माफ कर देंगे, एग्जामिशन लग जाएगा, स्टैंप ड्यूटी से एग्जामिशन मिल जाएगा. अच्छा, एक चीज और इन्होंने ये बोला कि मान लो से फॉर एग्जांपल
दो सब्सिडरीज के बीच में मर्जर हो रहा है, दो सब्सिडरीज के बीच में मर्जर हो रहा है और इन दोनों का 90% ईच ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल कॉमन होल्डिंग कंपनी के पास है, तभी भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। मान लो मैं एच लिमिटेड हूं, मेरा दो सब्सिडरी है S1 S2, 90% ऑफ इशूड शेयर S1 का मैं होल्ड कर रहा हूं और S2 का भी मैं 90% ऑफ इशूड शेयर होल्ड कर रहा हूं। अब S1 S2 का मर्जर अगर होगा तो एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था। तो CG has exempted the payment of stamp duty कब? At least 90%, when at least 90% of the issued share capital of the, obvious बात है, 90% of the issued share capital of the transferee is in the beneficial ownership of the transferor company। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ये सेम चीज बोल रहा है और फिर ये ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू सब्सिडरी कंपनीज ईच ऑफ व्हिच हैविंग वही अपना 90% ऑफ शेयर कैपिटल जो है किसके पास है? कॉमन पेरेंट कंपनी के पास है। ठीक है, ये पढ़ लो, एग्जाम ओरिएंटेड ये सब कुछ भी नहीं है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या है ना, ये सब कंडीशन अगर फुलफिल भी हो जाए ना, कोई स्टेट छोड़ता नहीं है, क्योंकि स्टेट के पास अलग पावर है लेवी करने का, तो स्टेट छोड़ेगा नहीं, वो तो लेकर के रहेगा। अच्छा, ये सारे केस में सर्टिफिकेट जो है आपको ऑफिसर से लेना पड़ता है, जनरली आरओसी रहता है, तो आरओसी से जाकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई हमारा तो कॉमन ओनरशिप था 90% वाला, जो ऊपर में हमने कंडीशन पढ़ा और हम लोग ये सारा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, जो कंडीशन प्रिस्क्राइब था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। आरओसी से जाकर के ये सर्टिफिकेट ले लो कि हम लोग कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये बोला गया, यही एग्जामिशन का सर्कुलर जो हम बता रहे थे, सर्कुलर वाज इशूड इन द ईयर 1937 बाय व्हिच एग्जम्पशन वाज ग्रांटेड ऑन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। जब अमल कमीशन मर्जर हो रहा है बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, तो एक सर्कुलर ला दिया गया था कि होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में जब मर्जर होगा तो स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को रेफर भी किया था, दिल्ली टावर लिमिटेड, इस सर्कुलर को रेफर भी किया था इन द केस ऑफ दिल्ली टावर लिमिटेड वर्सेस GNCT। लेकिन मुद्दा का बात ये है, ये मेन है। However, stamp duty being a state subject constitutionally, the above would be applicable only अगर स्टेट का मन हो, वो सब नोटिफिकेशन ऑफ सीजी को रेफर करने का, स्टेट का मन नहीं है तो नहीं रेफर करेगा। Only applicable in those state where state government follows the above stated notification of central government, otherwise stamp duty will be applicable, लगेगा irrespective of the relation mentioned in the said notification। क्लियर है दोस्तों? तो जनरली क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वहां पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हाथ में है, जैसे बीजेपी, स्टेट भी अगर बीजेपी का है तब तो वो फॉलो कर लेगा, बाद बाकी लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट इन केस ऑफ मर्जर अमलगमेशन। इन आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड इसी प्रकार जुड़े रहिए एग्जाम तक, मेरा गारंटी है कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इसी प्रकार आपके लिए इंफॉर्मेटिव क्लासेस लाता रहूंगा। और मैं एक चीज और बता दूं भाई, अभी तक सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का अगर बात करें, ये ओल्ड और न्यू दोनों में है बाय द वे, अब हम अगर सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का बात करें तो अभी तक न्यू सिलेबस में कितना टर्म हुआ है? आंसर इज दो ही टर्म हुआ है, दो ही टर्म हुआ है। तो क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, बेस्ट कौन होगा? रैंक होल्डर्स लोग से सुनो, जिन्होंने वो एग्जाम को फतेह कर लिया है। मेरे लास्ट टर्म में, मैं ये अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सुनो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। लास्ट टर्म में लगभग लगभग 80 to 90% of the enrolled students qualified, they became CS। बहुत बड़ा पार्टी शार्टी भी हम लोग किए थे और लास्ट दो टर्म में, ठीक है, मिला करके CS प्रोफेशनल में अकेले 8 रैंक होल्डर्स आते हैं। वो आठों रैंकर्स का इंटरव्यू जो है वो मैं एड्यू लाइफ अचीवर सीरीज में डालते रहता हूं हर संडे संडे। इस संडे, लास्ट संडे 2 दिन पहले भी मैंने डाला था, उस इंटरव्यू को देखो, प्लीज देखो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फैकल्टी के ऊपर भी, मेरे पढ़ाने के ऊपर भी और सीएस के ऊपर भी और सीएस के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी। नहीं तो सिलेबस इतना लंबा रहता है कि अगर रोना चालू कर दिए और जहां ट्रस्ट डेफिसिट आया वहां फिर तुम्हारा अगर तुम मेरे से ट्यूशन ले रहे हो और ट्रस्ट डेफिसिट है तो बढ़िया, फिर तुम मत पढ़ो। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, जैसा बोल रहे हैं वैसे पढ़ो। आई हैव प्रोड्यूस्ड सो मेनी रिजल्ट्स। तो दो टर्म जो हुआ अभी तक हुआ है और दोनों में
हमने झंडा गाड़ा है, क्यों? इसी टीचिंग स्टाइल और इसी गाइडेंस से। तो इसको प्लीज फॉलो करो, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो टेक केयर दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।